खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपका मेज़बान इशफा गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ है। सामीन नाजरीन, आज की नशरियात में कुछ अहम बातें, कुछ अहम मालूमात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ खबर आपको यहाँ की बताएंगे, यानी दिल्ली से शुरुआत जो होगी। कुछ खबर आपकी बताएंगे, यानी जम्मू कश्मीर से जो खबर होगी। कुछ सरहद पार से बताएंगे और कुछ और कहीं की यानी बैनुल-अक़वामी सतह की भी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि वो खबरें सारी कहीं ना कहीं मुंसलिक है साउथ एशिया के अमन के साथ और इस बरसगीर के अंदर अमन किस तरीके से कायम हो और दो जौहरी मुल्क किस तरीके से अमन को कायम करने की कोशिशें करें। इन सब मामलों पर आज गुफ्तगू करेंगे। और कोरोना की लहर जो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसमें मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है और जम्मू कश्मीर कहाँ पर खड़ा है और इस बीच माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बड़ी बात ये भी है। आज सब पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन आप और हम टीवी पर तो आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ज्वाइन करेंगे आप फेसबुक पर हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर वहाँ पर करेंगे और साथ साथ अपने कमेंट्स भी डालेंगे वहाँ पर, ताकि आपकी आरा हम तक बराह रास्त इस प्रोग्राम के ज़रिए से पहुँच सके। उसके बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप आएंगे तो आप सिर्फ खबर को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि टेलीविज़न को देख भी सकते हैं। यानी बराह रास्त नशरियात हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 24 घंटे लगातार चल रही है, तो वहाँ पर आप बात भी करेंगे, खबर को देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी और हमारे साथ ज्वाइन भी वहाँ कर सकते हैं। वहाँ पर आप आएंगे, सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तस्वीर या वीडियो आपको पहुँचानी हो तो उसके ज़रिए से भी आप हम तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारे ज़रिए हैं आपकी और हमारे बीच में राब्ते के, लेकिन ये राब्ता और मजबूत करेंगे हम 9:35 के आसपास, जब फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी, हमारे दोनों नंबर्स खुल जाएंगे। आप और हम बात करेंगे, इलाके के मामले मसाइल जो है वह हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंतहाई अहम मामलात और मौज़ूआत जो है वो ज़ेर समात है और उन पर क्या कुछ आगे हो रहा है उन पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं जी आगे, और आज सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। और अमेरिका और फ़लस्तीन के बीच एक रिश्ता जो था वो दोबारा से कायम होने जा रहा है। आपको याद होगा कि साबिक सदर के दौर में फ़लस्तीन को लेकर जो इमदाद दी जा रही थी उसमें कटौती हुई थी और काफ़ी संगीन इक़दाम और बड़े कदम जो है तो उठाए गए थे, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के लोगों को काफ़ी माली दुश्वारियाँ पेश आ रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से लिए गए फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए अब की बार $235 मिलियन देने का फैसला जो बिडेन इंतजामिया की तरफ से किया गया है। जी हाँ, खबर है अब फ़लस्तीन और अमेरिका के दरमियान सदर जो बिडेन का फ़लस्तीन की इमदाद बहाल करने का फैसला लिया गया है। सदर बिडेन इंतजामिया की जानिब से फ़लस्तीन को इमदाद साबिक सदर ट्रंप के दौर में उन्हें रोकी गई थी और अब बिडेन इंतजामिया ने फ़लस्तीन को $235 मिलियन इमदाद जारी करने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ ही जब अमेरिका की जो बिडेन जो सदर हैं उन्होंने फैसला लिया, उसके बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस फैसले का भी खैर मकदम किया है। आपको बताते हैं कि साबिक सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से जो फ़लस्तीन पर आयद जो पाबंदियाँ की गई थी और इमदाद रोकी गई थी, उसके उस फैसले को मुस्तरद करते हुए सदर जो बिडेन ने एक नया फैसला किया, $235 मिलियन इमदाद का जो उन्होंने फैसला किया है। अब ये जो $235 मिलियन फ़लस्तीन को दिए जाएंगे, उनमें 150 मिलियन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के तहत दिया जाएगा। 35 मिलियन US इकोनॉमिक डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर दिया जाएगा। 10 मिलियन पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे। और ये भी साफ कल जो बिडेन इंतज़ामिया और ख़ुद सदर अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो ये चाहते हैं कि दो रियासतें यानी फ़लस्तीन और इज़राइल जो है वो अब इस कन्फ्लिक्ट से बाहर आएँ, आपसी मारामारी में बाहर आएँ और दोनों वक़ार और इज़्ज़त की ज़िंदगी बहाल करें और वहाँ पर क़याम अमन को एक मौका दिया जाए, अमन की फ़िज़ाओं को कायम किया जाए। इस पर वो अब संजीदगी के साथ सोच भी रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद कदम उठाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये मस्बत पहल फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है उस वक्त जब रमज़ान की आमद है। और आपको याद होगा
कि गुज़श्ता कई सालों से आप देखेंगे कि माह रमज़ान के दौरान काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक फ़लस्तीन और इजराइल के बीच हुई है। मस्जिद अक्सा के अंदर शेलिंग्स तक हुई है, काफ़ी लोगों की शहादतें वहाँ पर हुई हैं। तो इस बीच ये उम्मीद लगाई जा रही है जो नया पीस प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, इससे अमन मुमकिन हो सकता है फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन की रियासत और मजबूत हो सकती है। और जो बिडेन ने कल साफ कर दिया कि बिडेन इंतज़ामिया चाहती है कि री एस्टैब्लिश किया जाएगा उस गोल को जिसके तहत नेगोशिएशन होगी दोनों मुल्कों के बीच में और प्रायोरिटी दी जाएगी अमन को, ताकि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो तनाव है, जो दूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें दूर किया जाए बातचीत के जरिए से। तो बड़ी खबर फ़लस्तीन के हवाले से, जहां पर इंतज़ामिया अमरीकी इंतज़ामिया जो वो $235 मिलियन रिलीफ देने का ऐलान कर चुकी है। अब आते हैं जनाब एक और बैनुल-अक़वामी खबर की ओर, यानी वो खबर भी इंतहाई अहम है जहां फ़लस्तीन को आप एक नज़र से देखते हैं मुस्लिम ज़ाविये से काफ़ी अहम है और वर्ल्ड ओपिनियन में भी इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट जो है वो हल होना चाहिए। इस पर मुख्तलिफ रायें जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन अब बात दो और जौहरी मुल्कों की करते हैं, भारत और पाकिस्तान की, जहां पर हाँ ना के बीच रिश्ते कभी बेहतरी की ओर दिखाई देते हैं और कभी ऐसा लगता है कि शायद अभी तनाव और कशीदगी बहुत ज़्यादा है। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जब नाजंग मुआहदे का ऐलान दोबारा दोनों फौजियों की तरफ से किया गया, उसके बाद मस्बत बयानात आए और फिर तिजारत की बात आई, उसमें क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया और किस तरीके से तिजारत को लिया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मामला आगे बढ़ रहा है और मामला बढ़ रहा है भारत और पाकिस्तान के हवाले से ये कि बैसाखी के बहाने ही सही, लेकिन इस बार फिर से पाकिस्तान इंतजामिया और पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से 1100 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर वीज़े फराहम किए जाएंगे ताकि वो बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर सके और पाकिस्तान के अंदर मजहबी मकामात पर जाकर अपनी अकीदत का इजहार करें। जहां पाक भारत के हवाले से एक और बड़ी खबर है कि बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान ने 1100 सिख ज़ायरीन को वीज़ा देने का फैसला किया है। 1974 यानी कि 1974 के माहदे के तहत पाकिस्तान ने वीज़े जारी किए हैं। आपको बताते हैं कि बैसाखी जो है वो सालाना बैसाखी रवा माह की 12 तारीख से शुरू होगी और ये 22 अप्रैल तक जो है 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये बैसाखी का त्यौहार जो है वो जारी रहेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से एक मजबूत पहल भी हुई है। 1100 सिख ज़ायरीन जो है उनको वीज़ा जारी करने के अहकाम भी उन्होंने जारी किए हैं और इस सिलसिले में अब वो जो 1100 सिख है वो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और जहाँ पर उनके मुक़द्दस मकामात है वहाँ पर जाकर वो जो है मुक़द्दस मकामात पर जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त भारत और पाकिस्तान के हवाले से ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से फिलहाल 1100 सिख ज़ायरीन के लिए वीज़े फराहम किए गए हैं और ये माना जा रहा कि ये जो वीज़े फराहम किए गए हैं इसमें स्पेशल गेस्चर के तहत यानी खसूसी जो दोनों मुल्कों के बीच में एक प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए ये खसूसी वीज़े जो है वह जारी कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो ज़ायरीन आना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान के अंदर खुशामदीद है और जितनी भी दरख्वास्तें अभी तक आई थी, ये 1100 दरख्वास्तें आई थी, इन सब को बैसाखी के मौके पर वहाँ यानी पाकिस्तान के अंदर जाने और ननकाना साहब और दीगर मकामात पर जाने की इजाज़त होगी और बाज़ाब्ता तौर पर ये वीज़े फराहम कर दिए गए हैं। तो एक तरफ से हाँ ना के बीच एक अच्छी खबर इस वक्त भारत और पाकिस्तान के हवाले से कि वीज़े फराहम कर दिए गए हैं। लास्ट ईयर इन वीज़ों को रोका गया था और बहुत कम लोग चले गए थे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि 1974 का जो प्रोटोकॉल है भारत और पाकिस्तान के बीच के मजहबी मकामात पर आने वाले ज़ायरीन को वीज़े फराहम किए जाए। पाकिस्तान भी और भारत भी उसी का हवाला देते हुए पाकिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि खुसूसी तौर पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के तहत अब ये वीज़े जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो सिख ज़ायरीन और भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए भी राहें आसान कर दी गई हैं। तो ये अच्छी खबर है कि एक और बार अमन जो है वो देखने को मिल सकता है और मजहबी जो सयाहत है उसको भी फ़रोग देने की कोशिशें दोनों मुल्कों की तरफ से की गई हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर भी काफ़ी उर्स के मौके पर चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब का उर्स हो या दीगर मकामात हो, यहाँ पर भी पाकिस्तानी ज़ायरीन आया करते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस बार बहुत कम लोग आए हैं, बल्कि ना के बराबर हुआ है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि 1100 सिख ज़ायरीन को बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी गई है।
अब जी बढ़ते हैं आगे। भारत पाकिस्तान के बाद अब जरा बात करते हैं बिपिन रावत साहब की। बिपिन रावत चीफ ऑफ द डिफेंस है और बिपिन रावत ने बात की है चीन की, जो एक और जौहरी मुल्क और हमारे साथ बिल्कुल हमसाया मुल्क है। एक हमसाया मुल्क की खबर हमने आपको बताई। अब बिपिन रावत साहब ने क्या कुछ कहा है चीन को लेकर, वो काफी अहम है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने कहा कि चीन साइबर हमले की महारत रखता है। बड़ी बात, चीन साइबर हमले की महारत रखता है। पहली बार इस तरीके का बयान किसी बड़े अफसर की तरफ से सामने आया है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारत की तरफ से भी किया जा रहा है। लेट ही सही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है जो बहुत पहले होना चाहिए था। जिस तरीके से चीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करके एक माहौल कायम करने में कामयाब हुआ है, उसका तोड़ करने के लिए भारत ने मुख्तलिफ मुल्कों से राब्ते किए हैं और वो राब्ते मस्बत अब साबित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल रहा है, जिसके बाद चीन का मुकाबला ऐसन तरीके से किया जाएगा। ये जनरल बिपिन रावत का बयान उस वक्त सामने आया है जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एहतमाम से मुज़ाकरे का एहतमाम हो रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि चीन ने कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा हिस्सा बजट का इसके लिए लगाया कि वो टेक्नोलॉजी को मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए, उसका ये नतीजा है कि उनके पास इस वक्त हर मुमकिन टेक्नोलॉजी है जिससे वॉरफेयर का खतरा बनता है, साइबर अटैक का खतरा बनता है। लेकिन भारत इन सभी मामलों पर नज़र रखे हुए है और हमने उन मुल्कों के साथ राब्ता किया है जो चीन का इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते और वहाँ से टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है और बड़े मस्बत अंदाज में आगे बढ़ा जा रहा है। और ये भी उन्होंने साफ किया कि जो चैलेंज सरहद पर है वो अभी भी कम नहीं हुए हैं। उन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भारत लगातार तैयार है और 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन फौजी जो है वो वहां पर खड़े और किसी भी जुम्बिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत की तरफ से बड़ा बयान चीन के हवाले से भी और सरहद के हवाले से भी। जब सरहद की बात उन्होंने कही है तो टू वॉरफेयर, मतलब चीन और पाकिस्तान, टू वॉरफेयर जो है वो इकट्ठे आपको देखने पड़ेंगे। ये बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है जब चीन के साथ अगले दौर की मुज़ाकरात होने जा रही है और मुमकिना तौर पर कल ये मुज़ाकरात होनी है, जहां पर चीन के अंदर किस तरीके चीन जो लद्दाख के अंदर दरअंदाजी कर चुका है वहां पर किस तरीके से उसको डीएस्केलेट किया जाए, वहां से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उस पर अगर कल मीटिंग होनी है चशुल मोल्डो में। कल सुबह ये मीटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बिपिन रावत का चीन को लेकर जो बड़ा बयान आया है ये इंतहाई अहम है। अब चीन तक ही इसको महदूद नहीं है, बल्कि टू वॉरफ्रंट की बात जो लगातार बिपिन रावत कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सरहदें चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो उस पर नजर बनाई रखी जा रही है और अभी खतरा टला नहीं है। यानी न तो दरअंदाजी का खतरा पूरी तरह से टला है और ना ही चीन के मामले पर आंख बंद करके रहा जा सकता है। यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं जनाब अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर और बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से आपको बताते हैं। और दिल्ली के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, लेकिन उस बड़े फैसले से पहले जो है कई सवालात उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कोलिजियम का इजलास तलब किया गया है और उस इजलास को बुलाने से कबल, यानी चीफ जस्टिस ने जो इजलास बुलाया है उससे कबल ही कई सवाल जो है वो उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस का इजलास आज है और 2 जजों की तरफ से सवाल उठाया गया है कि उनका मानना है कि जब पहले ही एक नए चीफ जस्टिस के तकर्रुरी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं तो उस बीच कॉलेजियम नए सिरे से नहीं बैठ सकता, यानी मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती है और जितने भी फैसले हैं वो साबिका जो है नए जज जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो लेंगे। लेकिन कुछ माहिरीन का ये मानना है कि वारंट ऑफ प्रोसीडिंग जारी होने के बावजूद भी मौजूदा चीफ जस्टिस जो इस वक्त है वो कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं और उसमें कोई भी फैसला कर सकते हैं। अब ये जो फैसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल जजों की कमी है, 5 से 6 जजों की तकर्रुरी का मामला है और यही वजह है
कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है वो ये चाहते हैं कि उनके टेन्योर में इस मामले को हल किया जाए, लेकिन गुज़श्ता 15-16 महीनों के दौरान इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज इस मीटिंग को बुलाने की वजह जो सामने आ रही है यही वजह है कि इस पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा ये जो 5 से 6 जज नए तकर्रियाँ वहाँ पर करनी है, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ही इसको हरी झंडी देंगे या जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उन तक ये काम पहुंचेगा और वो फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे की सदारत में जो है वो कॉलेजियम की मीटिंग होनी है और चीफ जस्टिस इसलिए आज मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि 5 से 6 जजों की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो सीटें वैकेंट हैं उन्हें पुर करना है और 2 जज इस फैसले के खिलाफ है। उनका मानना है कि नए चीफ जस्टिस को यह काम करने का इख्तियार है और साबिका अब जो जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर भी अब देखना होगा कि मीटिंग में किन नामों पर मोहर लगती है और जब वो नाम सामने आएंगे तो उसमें कौन कौन से होंगे और किन रियासतों की रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी देखने लायक होगी। तो ये तो बात थी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लेकिन बढ़ते हैं आगे। अब आपको गौहर कुछ बताएंगे कि कोरोना का कहर किस तरीके से तेजी के साथ फैल रहा है। जी हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। मुल्क के अंदर एक बार फिर जो है रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। अगर हम बात करेंगे मुल्क के अंदर तो मुल्क में अभी तक जो है आज पिछले 24 घंटों के दौरान 1,26,000 से ज़ायद मस्बत मामले जो है वो सामने आए हैं। 1,26,287 कोरोना केसेस सामने आए हैं और सरगर्म मामला की तादाद जो है अब 9 लाख के पार हुई है। वायरस से मजीद 685 यानी कि रवां साल के दौरान अब तक की सबसे ज़्यादा जो मरने वालों की तादाद है वो ज़्यादा है। अभी तक पिछले अगर हम गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी तक इन 4 महीनों के दौरान 3.5 महीनों के दौरान सामने आए हैं। 1,26,000 सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो 97,000 के करीब 97,000 से ज़ायद मस्बत मामले आए थे, लेकिन इस बार जो है लगातार 3 बार 1 लाख का हिंसा पार हुआ है। 1,03,000 इससे पहले और फिर 1,15,000 कल 15,000 से ज़्यादा। अब जो है 1,26,287 नए मस्बत मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। पंजाब की बात करेंगे वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कल से वो शुरू हुआ है। उसके साथ साथ ही कई दीगर अहम शहरों में जहाँ पर मस्बत मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है वहाँ पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। और नाइट कर्फ्यू दिल्ली के अंदर भी नाइट कर्फ्यू 2 दिन से लगातार चल रहा है। नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। इसके साथ ही दीगर कई शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जहां पर कोरोना की लहर तेजी के साथ बढ़ रही है और नए 1,26,260 से ज्यादा केसों के सामने आने की खबर आई है, वहीं पर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और वैक्सीन को लेकर कई रियासतों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन की अदम दस्तयाबी हो रही है, जिसको लेकर मरकजी वजीर हर्षवर्धन का पलटवार हुआ है। सियासत ना करे, वैक्सीनकारी के अमल को तेज किया जाए। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला की तरफ से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि वैक्सीनकारी के अमल को तेज किया जाए, लेकिन वैक्सीन है नहीं। तो इस पर गोल पोस्ट को शिफ्ट करने का इल्ज़ाम जो है वो मरकज़ की तरफ से जो है लगाया गया है। इधर मरकजी वजीर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर जिस तरीके से तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना वायरस चंद रियासतों के अंदर, वहां पर इंटेंसिव केयर और बेड्स और ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो सकती है। वो किल्लत दूर हो, इसके लिए आज से ही कमर बस्ता होने की जरूरत है। ये सारी चीजें और ये सारी बातें तब हो रही है जब आज इजलास होने जा रहा है। वजीर आजम की सदारत में आज कोरोना को लेकर एक बड़ा इजलास भी होना है। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन कोई हल है या लॉकडाउन के बीच का रास्ता लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब 1,26,260 के सामने आए हो पिछले 24 घंटों के दौरान तो बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। इधर आधार पुणे वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से कल एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसकी किल्लत मुल्क के अंदर नहीं है, ताहम जितनी ज़रूरत इसकी पड़ रही है उसके लिए मज़ीद पैसों की ज़रूरत है और उनने सरकार से ये मामला उठाया है। इधर सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी एडिशनल पैसा नहीं दिया जाएगा, एडवांस पैसा नहीं दिया जाएगा और जो सेट MOU किया गया है उसी के हिसाब से जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर 1,26,260 नए केस आए हैं, अमवात
बहुत सारी रियासतों के अंदर हुई है और साथ साथ वैक्सीन कारी को लेकर शॉर्टफॉल की जो बातें थी, इस पर मरकजी वजीर की तरफ से वजाहत आई है कि वैक्सीन वाफिर मिकदार में मरकज और रियासतों के पास है, वैक्सीन लगाने की सिर्फ ज़रूरत है। और तीसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वैक्सीन पर जो आज कोविड को लेकर और जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, इसको लेकर जो आज मीटिंग हो रही है, उससे पहले जो बयानात वज़राए आला की तरफ से दिए गए हैं, उसने एजेंडे को सेट कर दिया है आज की मीटिंग के लिए। अब सबकी नज़रें आज दिन में होने वाली मीटिंग की होगी कि क्या कुछ वहाँ पर होगा और उसके बाद बयान जो होगा वो किस तरीके का होगा। क्या मरकज़ दोबारा अपने हाथ में सब कुछ लेगा या रियासतों को बाइख्तियार जिस तरीके से बनाया गया है उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या कुछ करना होगा। तो ये थी कोरोना वैक्सीन के हवाले से खबर। एक और खबर वजीर आजम के हवाले से, जहां उन्होंने आज जो है दूसरा डोज वैक्सीन का दूसरा डोज एम्स के अंदर, वजीर आजम ने एम्स नई दिल्ली में लिया कोरोना मुखालिफ जो है टीका, दूसरा डोज दिया है। 1 अप्रैल को वजीर आजम ने पहला वैक्सीन लिया था, कोरोना मुखालिफ वैक्सीन 1 अप्रैल को लिया था। अब जो है उन्होंने दूसरा डोज आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में लिया। आपको बताते चले कि आज वजीर आजम की सदारत में सभी वज़राए आला और गवर्नरों के साथ एक मीटिंग होगी। ये वर्चुअल तौर पर ये मीटिंग होगी जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है उस पर बहस होगी। वज़राए आला से इस पर जो है तफसीली जानकारी भी ली जाएगी और क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज जो मीटिंग होगी उसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, वर्चुअली तौर पर ये आज जो है मीटिंग होगी। चलिए जी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ आज दिल्ली के अंदर होना है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा मार्च का महीना ही था जब लॉकडाउन लगा था और उसके बाद परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। यानी न तो मकामी परवाज़ें चली और ना ही बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चली। उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मुदाखलत करते हुए हवासाज कंपनी यानी जो कंपनियां निजी कंपनियां हैं जो जहाज़ चलाती हैं, उन सब से कहा था कि जिन लोगों के PNR या जिन लोगों की टिकटें बनी हुई थी और लॉकडाउन की वजह से उनकी टिकटें मनसूख हुई हैं, उनका रिफ़ंड होना चाहिए। 1 साल गुजरने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हुई है और यही वजह है कि DGCA की तरफ से कल एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया और उसमें यह कहा गया कि जो फैसला जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस फैसले पर कितना काम हुआ। उसमें पता लगाया कि मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उन्होंने अभी तक भी पूरी तरीके से सार्वजनिक उन लोगों को जो लोग वहाँ टिकटें खरीदे थे, जिन्होंने सफ़र करना था, मुसाफिरों ने जो टिकटें ली थी, उन्हें वो पैसा वापस नहीं दिया गया है। अगरचे 2 कंपनियों की तरफ से ये ज़रूर कहा गया वहाँ पर कि उन्होंने 80% पैसा जो है वो वापस कर दिया है और बाकी मानदा पैसा जो है वो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, वापस किया जाएगा। लेकिन DGCA ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया और मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन ने इस पर बरहमी का इजहार किया। जिस तरीके से रिफ़ंड पूरी तरीके से टिकटों का पैसा नहीं हुआ है और 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी अभी जो मुसाफिर हैं उन्हें अपना पैसा जो है वो नहीं मिला है। अब ये देखना होगा कि जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन और जम्मू के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च डेडलाइन है और आपने जो क्रेडिट शेल है इसमें से आपको रिफंड करना होगा, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की है कंपनियों ने और कल मरकजी वजारती शहरी हवाबाजी ने इस पूरे मामले का दोबारा से नोटिस लिया और सभी कंपनियों से कहा कि तमाम मुसाफिरों को पैसा वापस किया जाए। या वो बैनुल-अक़वामी सफ़र जिन्होंने करना था वो कैंसिल हुआ या मकामी तौर पर जो सफ़र करना था वो कैंसिल हुआ, हर एक को पैसा वापस मिलना चाहिए। बहुत सारी शिकायतें अभी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आ रही हैं कि उनका पैसा उन्हें वापस नहीं दिया गया और जब
वो उनके सेंटर से बात करते हैं, यानी जिस एयरलाइंस की उनके पास टिकट है, जब उनके कॉल सेंटर पर बात होती है या उनके हेल्पलाइन पर बात होती है तो एक ही जवाब मिलता है कि आपको बताया जाएगा क्या कुछ आगे करना है, या आप रिशेड्यूल करके आप अपनी टिकट किसी और दिन ले जाइए, जबकि उसे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे फिर भी कहा जा रहा है कि आप बताइए आप कब जाना चाहते हैं। यानी अगर किसी ने दिल्ली जाना था श्रीनगर से, अब उसको जाना नहीं, उसका कहा जाता है जनाब आप बताइए किस दिन जाना है, तो पैसा नहीं टिकट देंगे। इस तरीके की भी बातें जो वो सामने आ रही है, और इसी को लेकर कल मरकजी शहरी हवाबाजी वजारत ने साफ कर दिया कि पैसा आपने वापस करना होगा किसी भी कीमत पर। यह तो बात थी जनाब लॉकडाउन के बीच मुसाफिरों को दरपेश आने वाले मसले की, और उस पर जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया था। अब बढ़ते हैं आगे, जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की शुरुआत करते हैं। और जम्मू कश्मीर की खबरों पर आने से पहले आपको यह बताते चले, आज जो खबर हम शुरुआत में ले रहे हैं जम्मू कश्मीर से, वो है कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप CAG कहते हैं। CAG का एक और रिपोर्ट है, यानी वो रिपोर्ट जो ऑलरेडी सामने आई है उसमें एक और बात आज सामने रखी गई है। और CAG ने इस बार कहा है कि जो हमारा ट्रेजरीज का निज़ाम है और जो बैंक का अकाउंट है, इसमें जो मैनेजमेंट है इसमें काफ़ी तफावत है, और वो तफावत की वजह से, वो कमज़ोरियों की वजह से, उन परेशानियों की वजह से जो है नुकसान हो रहा है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को। पहले सवाल उठा था रिलीफ रिहेबिलिटेशन को लेकर, और अब सवाल उठ रहा है मैनेजमेंट को लेकर। और ये बात इंतहाई अहम है कि CAG ने डिटेक्ट किया है डेफिशिएंसीज जो JK ट्रेजरी के अंदर है, और मैनेजमेंट जो जम्मू कश्मीर बैंक अकाउंट्स के होने चाहिए थे, जम्मू कश्मीर सरकार के अकाउंट्स में जो होना चाहिए था, उन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तफावत है। उसी को लेकर अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाए, और टाइमलाइन जो दिए गए हैं उन टाइमलाइंस को फॉलो करवाने के लिए अफसर जो है वो कमर बांधे। कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट में तहरीर कर रहे हैं कि ट्रेजरीज और मैनेजमेंट जो बैंक अकाउंट्स हैं, यानी मुख्तलिफ दफ्तरों के जो बैंक खाते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के, उनमें और ट्रेजरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये जो उन्होंने डिटेक्ट किया है, ये साल 2018-19 में उन्होंने कहा है कि 8 ट्रेजरियाँ जो लद्दाख डिवीज़न की है और उसके साथ साथ कश्मीर डिवीज़न की भी कुछ ट्रेजरियाँ हैं। अकाउंटेंट जनरल और ट्रेजरीज के डिपार्टमेंट ने जब उनका ऑडिट किया तो पता लगा कि जो लोग रिटायर हुए हैं और उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स या तो उन्हें ज़्यादा दिए गए, और या उनको जो बनता था ड्यू शेयर उससे कम दिया गया। उसकी वजह से जो बैलेंस मेंटेन करना था अकाउंट्स के अंदर वो हो नहीं पाया है। तो ये पहली बात उन्होंने कही है कि जितने लोगों ने रिटायर होना था उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट जो देनी थी, जब उसका हिसाब किताब किया गया है, या तो डिपार्टमेंट और CAG के ये जो ट्रेजरीज डिपार्टमेंट है उनके बीच उतना तालमेल नहीं है, ज़्यादा दिया गया या फिर कम दिया गया, दोनों ऑप्शंस उन्होंने रखे हैं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि अगर रिसीव किया गया पेमेंट का, अगर ट्रेजरी के पास कोई बिल आई वो 4 से 8 दिन के अंदर अंदर क्लियर होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 8 से 60 दिन यानी 8 to 59 डेज का टाइम लिया जाता है। और दूसरी बात यह कि ट्रेजरी अगर कोई चीज़ इतने लंबे समय के लिए करेगी तो उससे क्या होगा कि उसमें जब मंथली ऑडिटिंग होती है, मंथली रिपोर्टिंग होती है, उसमें प्रॉब्लम बनती है। तो ये बात आपको जेन्युइन नजर आएगी। जिन लोगों के पैसे हैं 3-3, 4-4 महीने, 8-8 महीने होते हैं, तो वो जो मंथली स्टेटमेंट बाद में अकाउंट्स का जाता है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। और यही वजह है कि इस खदशे का इजहार किया गया है कि इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सब ट्रेजरीज और अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर के बीच राब्ते को बहाल करने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं और इशारा जो है वो दिया गया है। और ये भी साफ कर दिया गया है कि फैमिली पेंशन हो या फुल पेंशन हो, जिस तरीके से फिक्सेशन की जा रही है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। और DDOs जो हैं उन्हें चाहिए कि अगर DDOs का कोई बैंक अकाउंट नील है और पिछले 2 साल से वो ऑपरेशन में नहीं है तो उसे क्लोज करके सरकार को बताना चाहिए, या अगर DDO का कोई ऑपरेशनल अकाउंट चल रहा है, उसमें पैसा है लेकिन पिछले 2 साल से उस पैसे को कुछ काम नहीं किया गया, तो उस क्लोज करके
वो पैसा वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था कि अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, और अब ये जो दूसरा मामला है ये बिल्कुल आम है और हर दिन इस तरीके की बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं। ये तो थी जनाब बात अकाउंटेंट जनरल की और सीएजी की। अब बात करते हैं आपकी और हमारी जो बड़ा मसला है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों आरटीओ या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि बैरून रियासत जो गाड़ियां आपने लाई है उनकी री रजिस्ट्रेशन और टैक्स आपने भरना होगा, जिसके बाद काफी हंगामा हमने देखा और मामला चला गया था अदालत तक। जी हाँ, बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जिन्हें नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करनी है, जो बैरून रियासत यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर जो गुज़श्ता दिनों के हवाले से जो महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो ऐलान किया गया है, नया फैसला फरमान जारी हुआ था कि उन्हें नए से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस सिलसिले में अब जो है ट्रांसपोर्ट महकमे के ताज़ा फरमान पर हाई कोर्ट में जो बहस हुई और जस्टिस सलीम अहमद मागरी ने मामले की समाअत की और 15 अप्रैल तक गाड़ियों को चलने की इजाज़त भी दी गई थी। अब 3 हफ्तों के अंदर सरकार की तरफ से तहरीरी जवाब जो है वो पेश भी होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो बैरून रियासत की जो गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से महकमे ट्रांसपोर्ट ने जो जारी किया था फैसला, अहकाम जारी किए गए थे, उन्हें नए से जो है रजिस्ट्रेशन करनी होगी। साल 2010 के बाद जो भी गाड़ियां बाहर से खरीदी गई है उन्हें नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में बहस भी हुई चीफ जस्टिस सलीम अहमद मागरी की जानिब से। अब उन्हें 15 अप्रैल तक जो है फिलहाल चलने की इजाज़त होगी, लेकिन उसके बाद जो भी जिनके पास ये कागजात नहीं होगी, नए से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जब्त किया। फिलहाल मामला जो है वो अदालत के सामने है और अदालत ने इस पूरे मामले पर नोटिस लिया है। 15 अप्रैल तक कोई भी गाड़ी सील नहीं होगी, बड़ी खबर है। और एडवोकेट जनरल ने एश्योर किया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर कि 15 अप्रैल तक इस ऑर्डर को इल्तिवा में रखा जाएगा, सीजर नहीं होगा। और जो फाइल किया गया, जो रिट पिटीशन आया था, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप रिटर्न रिप्लाई दीजिए, क्योंकि सवाल उठाया गया था कि जिस कानून का हवाला देकर यहां पर री रजिस्ट्रेशन करने की बात कही जा रही है वो सरीहन कानून की रूह के खिलाफ है। तो अब उस पूरे मामले पर जब ये बात चल रही थी और दोनों तरफें को सुनने के बाद फिलहाल राहत ये है कि 15 अप्रैल तक आप कोई भी गाड़ी सील नहीं करेंगे। ये खुद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल की तरफ से एश्योरेंस आई है और ये कहा गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर कि अब मजीद इसकी समाअत होगी और 3 हफ्तों के अंदर अंदर रिटर्न रिप्लाई जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर कब चला गया? जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया और गाड़ियों का सीजर हुआ, यानी गाड़ियों को सील करने का सिलसिला नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में हुआ। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और अब 15 अप्रैल तक गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और उस दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी होगी और देखा जाएगा कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये तो बड़ी थी खबर और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लगातार पूछा जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट महकमे ने क्या हुक्मनामा वापस लिया। हुक्मनामा वापस नहीं लिया, बल्कि मामला अदालत के अंदर चला गया है और वहाँ पर समाअत के दौरान जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने इस बात का एश्योर किया है कि फिलहाल 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। चलिए जी, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। जरा मजीद तफसील इनके पास भी चलते हैं। सईद रूफ, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में और क्या इसे राहत माना जाए थोड़ी सी जो मिली है? बिल्कुल, क्योंकि डी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, जिस तरह यहाँ सरकार ने फैसला लिया था कि जो भी गाड़ियां बाहर की होगी उनको यहाँ पे एनओसी लानी है, रजिस्ट्रेशन करनी है और उनको अलो भी नहीं किया गया था कि वो सड़कों पे चल सकते जबकि वो प्रोसेस कंप्लीट ना करे। अब कुछ जो इसमें डीलर्स है या जो जिनके पास गाड़ियां थी वो कोर्ट चले गए थे, उन्होंने कोर्ट से मदद मांग लिया। कोर्ट ने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि 3 दिन के अंदर वो अपने सारे जो तजावुज़ात है वो पेश करे और 15 अप्रैल तक फिलहाल कोर्ट ने कहा कि किसी भी गाड़ी को सीज नहीं किया गया, क्योंकि 15 अप्रैल को फिर से हेयरिंग होगी इस केस के हवाले से। क्यों रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले ये प्रोसेस नहीं था, तो क्यों ये सरकार ने मैंडेटरी बनाया है, इस पे बात होगी अब 15 अप्रैल को। तब तक कोर्ट ने राहत दी उन लोगों को, क्योंकि गवर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने देखा कि
काफी कम ट्रांसपोर्ट अब सड़कों पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि इससे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद जो है वो उन गाड़ियों की है जो बाहर से यहाँ पे लोगों ने लाई है और यहाँ वो चल रही है। तो इस हवाले से अब 15 अप्रैल तक वो गाड़ियां चल सकती है रोड्स पे। 15 अप्रैल को फिर से कोर्ट में जो हेयरिंग है उस पे 3 दिन के अंदर जो यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के सामने अपनी तजावुजात पेश करेगी। तो 15 अप्रैल को क्या कुछ फैसला आएगा वो उस दिन का इंतजार करना होगा, मगर थोड़ी सी राहत मिली है यहाँ पे लोगों को, जिन्होंने बाहर से गाड़ियां लाई है। और इसमें एक चीज और भी है गवर, मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ डीलर्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे जिनके शोरूम्स हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कहीं मरकजी सरकार को आगाह किया था कि इन गाड़ियों को इस तरह अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके बिजनेस पे भी असर पड़ा है। उनके यहाँ से कोई गाड़ियों को रजिस्टर नहीं करता है, फिर यहाँ उनसे कोई गाड़ी लेता नहीं है, क्योंकि बाहर की गाड़ियां जो लग्जरियस गाड़ी है, कम कीमतों में मिलती है लोगों को, तो लोग प्रेफर करते हैं उन गाड़ियों को लेना। तो बहुत सारे मामला है इसमें, बहुत सारे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कुछ इश्यूज है और जो कोर्ट के सामने अब वो रखने जा रहे हैं। तो 15 अप्रैल को क्या कुछ फैसला आएगा वो उसका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी। फिलहाल आपका को थोड़ा सा और अपडेट इसमें कर दूं कि पिटीशन जो है वो फाइल किया गया है एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट और मेहराज अहमद, उनकी तरफ से जो है वो फाइल किया गया है। इसमें यह कहा गया कि ARTO कश्मीर ने जो ऑर्डर निकाला है सेक्शन 47 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, उसकी रूह जो है वो फौत हो रही है और जिस तरीके से ऑर्डर निकाला गया है वो सही नहीं है। इसी की समाअत कर रहे थे जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जिन्होंने दोनों तरफैन को सुना, जिसके बाद एडवोकेट जनरल ने एश्योरेंस कोर्ट के अंदर ये दी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैटर सब जुडिस है तब तक जब तक मामला आगे नहीं बढ़ता है। तो राहत थोड़ी सी उन लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ियां बाहर से खरीदी है और उनके पास ओनरशिप भी है, टैक्स पेमेंट भी है, लेकिन नंबर जम्मू कश्मीर का नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं उनके लिए राहत थोड़ी सी कम होगी जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, ट्रांसफर सेट पर दस्तखत भी किए, लेकिन लीगल ट्रांसफर उनके नाम का नहीं है और वो ओनर लीगली उसके नहीं है और अभी भी ओनर कोई और है। उनके लिए परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट जो है उनके लिए थोड़ा सा चाबुक चला सकता है, जहाँ तक हमारे माहिरीन कानून से बात हो रही है। तो फिलहाल इस खबर के बाद आते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक और खबर की ओर। ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लग गई है और अदालत जम्मू कश्मीर की बात को आप अगर एक तरफ करेंगे, मुल्क भर के अंदर ट्रिपल तलाक की बहुत सारी केसेस जो थे वो आ रहे थे और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि तलाक सलासा गैर कानूनी है और इसे नहीं दिया जा सकता और अगर जो देगा उसके खिलाफ सजा जुर्माने का बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोविजन रखा गया है। लेकिन खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ट्रिपल तलाक का मामला आ चुका है। जी हाँ नाज़रीन, खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर ट्रिपल तलाक का मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आ चुका है और माना जा रहा है कि पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा कानून के बाद कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, ये पहली पिटीशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर दर्ज कर दी गई है और इसकी समाअत कल होने जा रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर कल इसकी समाअत होगी ट्रिपल तलाक को लेकर, जिसको आईन हिंद ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह गैर कानूनी है, नहीं दिया जा सकता है। और काफ़ी लंबी बहस के बाद इस कानून का इतलाक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका इतलाक कर दिया गया है। लेकिन खबर ये है कि एक मामला सामने आया है ट्रिपल तलाक का व्हाट्सएप के जरिए से, जिसके बाद खातून ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और अदालत से गुहार लगाई है कि जिस कानून की बुनियाद पर ट्रिपल तलाक को दिया गया वो कानून का इतलाक नहीं हो सकता है और उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। पिटीशन जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर चला गया है और बाज़ाब्ता तौर पर मेरिट्स को देखने के बाद अदालत के अंदर जस्टिस मौसूफ ने कल उसे सुनने की इजाज़त दे दी है और ये पहला केस होगा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जब ट्रिपल तलाक के मामले पर सुना जाएगा। एडवोकेट आरिफ सिकंदर रिप्रेजेंट करेंगे केस को खातून की तरफ से जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उनका मानना है कि अदालत के अंदर आने का मामला उस वक्त सामने आया जब 2 नोट से तलाक के उनके खामिंद की तरफ से उनके व्हाट्सएप पर मिली है, यानी व्हाट्सएप पर तलाक लिखकर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और मुल्क की सभी अदालतें इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता है और जिस तरीके से दिया गया है यह गैर कानूनी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले के मेरिट्स को कल दोबारा जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने सुना है, जिसके बाद इसे फिट किया गया, प्रॉपर माना गया उठाने के लिए और कल बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्री कर दी गई है। कल इसकी समाअत जो होगी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। खातून का ताल्लुक दिल्ली से, इस तरीके की खबर हमारे पास आ रही है, लेकिन डिटेल आपको दिन में ज़रूर बताएंगे इस पूरी खातून के आखिर मामला और मुआजरा है क्या। तो ट्रिपल तलाक मुल्क के अंदर पाबंदी पहले ही लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर व्हाट्सएप के जरिए से तलाक का मामला सामने आया है और सीधे मामला चला गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर कल इसकी सुनवाई होने जा रही है। चलिए जी, इस खबर के बाद बढ़ते हैं आगे। फटाफट से अपने आपको और भी कुछ खबरें बतानी है, लेकिन अब जरा बात करते हैं पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर। आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि महकमा खजाना जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से 11 करोड़ रुपया रखा गया है सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए। 11 करोड़ रुपया रखा गया है। उन्हें रिलीज किया गया है, मंजूर किया, वागुजारी हुई है। जो अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात के हवाले से 11 करोड़ रुपए जो महकमे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें वागुजार किया गया है। और जो इस यात्रा के साथ मुंसलिक लोग हैं, इंतजामिया, उन्हें हिदायत दिए गए हैं कि जो इंतजामात है उन्हें हतमी शक्ल दी जाए और मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो है अभी फिलहाल ज़ेर इल्तिवा काम पड़े उन्हें मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर 11 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। आपको बताते चले कि 28 जून से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी सालाना अमरनाथ यात्रा और ये बराबर 22 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल जो ऐलान हुआ क्या कुछ होगा, अब वायरस के पेश नज़र क्या सालाना अमरनाथ यात्रा होगी, लेकिन इंतजामात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त जो है वह हो रही है। इंतजामिया ने 11 करोड़ रुपया सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रिलीज कर दिए हैं और ये पैसा जो है वो बजट एस्टिमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बीम के जरिए से खर्च किए जाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर कल फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डिपार्टमेंट डॉक्टर अरुण मेहता की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। साथ साथ ये भी कह दिया गया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर के तौर पर, नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन ये जो यात्रा है इसके लिए और जितने भी ज़रूरी इक़दामात है या एक्शन प्लान्स है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फंड्स प्रोविज़न और दीगर मामलात को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में रहेगा महकमा सयाहत। यानी इसको देखिए, मजहबी सयाहत अपनी जगह ज़रूर है ये, लेकिन अब सयाहत को भी इसके साथ जो है वो देखा गया है। और पैसा मैंने कल ही कह दिया था कि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिव्यू मीटिंग लिया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है आप प्रॉपर चैनल के ज़रिए से हम तक आइए, आपको पैसा दिया जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट या डीएम्स की तरफ से दिया गया हो कोई प्रपोजल या ना दिया गया हो, 11 करोड़ रुपया इस बार सर्व किया जाएगा यात्रा को आसान तरीके से करने के लिए। 28 जून से 22 अगस्त तक यात्रा होगी और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त यात्रा के हवाले से काम जारी है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। मुख्तलिफ बैंकों के अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। बात यात्रा के बाद अब जरा दोबारा से कोरोना की खबर आपको बताते हैं। मुल्क के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और कोरोना का असर किस तरीके का है और अस्पतालों के अंदर क्या कुछ हो रहा है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा, सिक्किम जिसे आप कहते हैं, सिक्किम सौरा के अंदर अब रूटीन में कोई आदमी जाकर ऑपरेट नहीं करवा सकता है। कोरोना के पेश नज़र सिक्किम इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है कि रूटीन एडमिशन और सर्जरीज वहां पर फिलहाल रोक दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी वाली सर्जरीज वहां पर करवाई जाएंगी, यानी अगर कोई ऑपरेशन अभी ज़रूरी नहीं है तो उसे टाल दिया जाएगा, उसे बाद में किया जाएगा और सिर्फ इमरजेंसी वाले आदमियों को ही
एडमिट किया जाएगा। अब इस खबर को 1 साल पहले ले लीजिए, जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो सभी अस्पतालों के अंदर इसी तरीके का निजाम था। फिलहाल यहां पर सिर्फ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि रूटीन एडमिशन को रोक दिया गया है और इमरजेंसी सर्विसेज यानी इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट जहां पर है उसी को एडमिट भी किया जाएगा, उसी का ऑपरेशन भी होगा। और यह कहा गया कि यह सिर्फ जिस लहर से दो चार हो रहा है पूरा मुल्क, जम्मू कश्मीर उसके अंदर आ सकता है, वहां पर एहतियाती तदाबीर उठाने हैं। यही वजह है कि इंतजामिया ने यह फैसला जो है वो लिया है। सीनियर ऑफिसर जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोबरा के अंदर है, बावसूख जरा से हमें जो मालूम हुआ कि एडवाइजरी कमेटी ने गुज़श्ता दिनों इस बात का फैसला लिया है और यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ रहा है और उस बढ़ते कहर के बीच ये फैसला लिया गया है। इधर कैंसर पेशेंटों के बारे में कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि किस तरीके से वहां पर कैंसर केयर हॉस्पिटल को चलाया जाएगा, क्योंकि जब कोरोना होगा और थेरेपियों का मामला होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं श्रीनगर। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, ये जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि दस्तक तो पूरे मुल्क के अंदर कोरोना ने दोबारा दी है, 1,25,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मस्बत आए हैं रात में, लेकिन सिक्किम सोरा पहला अस्पताल जो दोबारा से यह फैसला ले रहा है कि अब नया कोई ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ इमरजेंसी बेस पर एडमिट भी होंगे और ऑपरेशन भी होगा। बिल्कुल सिचुएशन वही है जो पिछले साल मार्च के महीने में थी, जब दुनिया में सबसे बड़ा लॉकडाउन जो हुआ था। उस लॉकडाउन की अच्छी सिचुएशन थी, तब भी यहाँ पे भी डॉक्टर्स ने फॉरेन अस्पताल में जनरल जो चेकअप है वो बंद कर दिया था, जनरल सर्जरीज है वो बंद कर दी थी। और फिर जो हल्ला गुल्ला जो उन दिनों देखा था, बिल्कुल वही सिचुएशन दोबारा जो है कश्मीर में शुरू हुई है। सिक्किम्स ने शुरुआत की है और यहाँ पे सिक्किम्स में न सिर्फ ये कि जनरल जो ऑपरेशंस हैं, जनरल जो जिनको बकौल डॉक्टर्स के अगर 1 महीना बाद भी किया जाए, उनकी 1 महीना डेट भी दी जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। उस तरह की जो सर्जरीज वगैरह है उनको फिलहाल रोक दिया गया है, यानी अब अस्पतालों में इस तरह की कोई भी सर्जरी नहीं होगी। श्रीनगर के सिक्किम्स में अभी दूसरे अस्पतालों का ये फैसला नहीं है, सिक्किम्स में ये सर्जरीज नहीं होंगी और सिक्किम्स में अच्छा जी, बड़ा मामला है जो हमें जराया से मिल रही है खबर, वो ये है कि बताया जा रहा है कि तकरीबन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बेड जो है वो 250 रखने की बात कही जा रही है, जबकि हमारे सिक्किम्स के अंदर 150 ही है। तो ये जो सर्जरीज को रोकने का फैसला लिया गया है, यह सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि 250 बेडों तक पूरी तरह से ऑक्सीजन मिले। तो क्या मैं ये मानूं कि ऑक्सीजन की किल्लत सिक्किम सोरा के अंदर है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया और इसका जो असर है वो आम आदमी पर सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए गौर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है, तभी इस तरह के फैसले लिए गए हैं। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास ओटीज होते, हमारे पास ऑक्सीजन होता या हमारे पास जो डॉक्टरों की तादाद होती तो शायद इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। इस वक्त एक तरह से हंगामी सूरत दोबारा पैदा होना शुरू हो चुकी है और उसी हंगामी सूरत से निपटने के लिए ये हंगामी इकदाम उठाए जा रहे हैं। जहां तक ऑक्सीजन की बात की जाए तो आपको याद होगा पिछले ही दिनों करीबन 2 महीने पहले आपने पिछले साल माफ कीजिएगा, जो पिछले साल आपने देखा था कि एसएमएच अस्पताल में किस तरह सिलेंडरों के पीछे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनके पीछे किस तरह लोग भाग रहे थे। वीडियो भी सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल्स पे आया था और फिर उसके बाद कहीं न कहीं ऑगमेंटेशन हो गई थी उसकी। कुछ एसएमएचएस में जरा जो बड़ा वहां पे ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया गया था, सीडी हॉस्पिटल में भी एक नया प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन सूरा में इस वक्त जो है डॉक्टर्स का मानना है या जो इस प्रोफेशन के साथ के हालात पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो इस वक्त नजर रख रहे हैं, उनका यही मानना है कि इस वक्त हमें डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स पे, दूसरे लोगों को ऑन टोज रखना है और एक्टिव रखना है और इस एक्टिवनेस पे उन्हें तैयार रखना है कि किसी भी वक्त हल्ला हो सकता है। हल्ला मतलब उनका यही है कि किसी वक्त बड़ी तादाद में इमरजेंसी पैदा हो सकती है, कोविड इमरजेंसी, तो उनके लिए हमें पेशेंट्स, हमें वार्ड्स, हमें बेड्स की सब चीजें तैयार रखनी। तो ये माना जाए कि ये शुरुआत है सनम कि आज सिक्किम सोरा है और कल मजीद अस्पतालों को इसके दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ओपीडी फैसिलिटियां जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर शुरू की गई थी।
देखिए गौर, ये तो तैयारी कल से है सभी अस्पतालों में। लगभग आज जिस भी हॉस्पिटल में आप जाइए वहां पे एक तो पहले यही है कि जो पेशेंट है उसको अपना कोविड टेस्ट लेके आना है, और ये कोविड टेस्ट 2 दिन से ज्यादा का नहीं चलता है। तो ये आदमी को जो भी ओपीडी वगैरह केसेस को लेके आता है तो उसको कहीं न कहीं आज ये परेशानी है कि उसको पहले अपना कोविड का नेगेटिव या पॉजिटिव का टेस्ट आता है, तभी उसको डॉक्टर हाथ लगाता है, दूर से देखता है। उसके साथ साथ इन सभी अस्पतालों में, चाहे वो मैं श्रीनगर की फिलहाल बात करूंगा, रूरल एरियाज में अभी इसका इतना असर नहीं है, लेकिन वहां पे भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो काम है। श्रीनगर में अस्पतालों में मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग्स के साथ साथ जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंसल्ट किया जा रहा है, और उनको बताया जाता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने सेक्शंस में उस तरह के इकदाम उठाए जाए ताकि हंगामी हालात में इस सिचुएशन से निपटने के लिए उनकी खिदमत को लिया जा सके। सनम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 2 बैक टू बैक बड़ी खबरें इस वक्त आ रही है, जरा वो भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। क्योंकि खबर जब जम्मू कश्मीर के कोरोना वायरस की हम बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, और कल 812 केसेस सामने आए थे, और 6 मरीज जो है उनके बारे में खबर ये थी कि उसमें फौत भी हुए थे। तो ये जब अलार्मिंग ट्रेंड है, उस भी सिक्किम का ये फैसला है। लेकिन अभी की क्या कुछ खबर है? रियासी से भी बड़ी खबर आ रही है कि रियासी में तकरीबन 95 अफराद जो है वो कोरोना के शिकार हुए। 812 जो कल 24 घंटों के दौरान, अब रियासी जिला से ये भी खबर आ रही है कि 95 अफराद कोरोना मस्बत मामले उनके जो है सामने आए हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के जो है वहां पर 82 मुसाफिर जो है कोरोना मस्बत वो भी हुए हैं, उसके शिकार हुए हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की हालत जो है जिसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पहले 500 का हिंसा पार किया, अब कल जो है 800 का हिंसा पार करके 812 जो है कोरोना मस्बत मामले सामने आए। उसके साथ ही अब जिला रियासी और कटरा रेलवे स्टेशन में भी 82 मुसाफिर, इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर अब जो है वादी वारिद हो रही है या जम्मू के अंदर वारिद हो रहे हैं मुसाफिर जो है जो बाई रोड सफर कर रहे हैं, उनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा होता जा रहा है। कुल मिलाकर यह माना जाए कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर संगीन रुख इख्तियार कर रहा है। मजीद 812, ये कल के फिगर में आपको बता रहा हूं कि 812, आज अभी की खबर जो है वो 95 सिर्फ रियासी के अंदर है मस्बत पाए गए। कल 6 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है, उनमें 257 गैर मकामी लोग शामिल थे जिन्होंने सफर करके वादी में दाखिला हासिल किया था। 257, 812 में से 257 लोग ऐसे थे जो गैर मकामी लोग थे, यानी जम्मू कश्मीर के बाहर के थे और जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने रुख किया था और वो पॉजिटिव पाए गए। माहिरीन ने दूसरी लहर को पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक ताबीर किया है, करार दिया है। उनका मानना है कि जनाब ये दूसरी लहर जो है ये पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है, और अमवात की तादाद 2018 जबकि सरगर्म केसों की तादाद 50,000 से तजावुज कर सकती है चंद दिनों के अंदर अंदर। तो ये जो बातें सामने माहिरीन की आ रही है, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल होगी जब छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरीके से केसेस सामने आ रही हैं। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात आपको बता रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ा फैसला भी हुआ है कि भारतीय शहरियों की न्यूजीलैंड आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय शहरी न्यूजीलैंड नहीं आ सकते हैं, कोरोना की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूजीलैंड के हवाले से बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के जो माबैन है रिश्ता, इस हवाले से न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने एक बड़ा ऐलान किया है। हिंदुस्तान के साथ ही सफरी पाबंदियों का ऐलान किया है। भारत में मुकीम न्यूजीलैंड के शहरियों को भी अब वापस लौटने की इजाजत नहीं होगी। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सफरी पाबंदी आयद की गई है। जिस तरह से भारत के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 1,26,000 के से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए, उसके बाद ही न्यूजीलैंड की जानिब से एक बड़ा ऐलान सफरी पाबंदी आयद की गई है। जो न्यूजीलैंड के लोग भारत में हैं या वो वापस अगर जाना चाहते हैं तो फिलहाल उन पर पाबंदी आयद की गई है। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो सफरी पाबंदी लगा दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की जानिब से ये ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड में भी क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि तेजी के साथ दुनिया भर के अंदर कोरोना फैल रहा है और भारतीय इंडियन सिटीजन जो है वो न्यूजीलैंड का सफ़र नहीं कर सकते और जो वहाँ पर मुकीम है वो भी बाहर नहीं आएंगे, यानी जो जहाँ पर है स्टैंड स्टिल पर रुकेगा जब तक लहर ठंडी नहीं होती है। बड़ा फैसला न्यूजीलैंड की तरफ से लिया गया और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि ज़रा से दिल्ली के अंदर जो आज मीटिंग होने जा रही है उसमें भी कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बात
कोरोना की हम आपको बता रहे हैं। तो सीधे से सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर, इनके पास दोबारा चलेंगे। मैंने ब्रेक पर भी आना है, लेकिन ब्रेक से पहले जरा क्वारंटाइन के बाद भी आपको बताते चले कि क्वारंटाइन फैसिलिटियां क्या वादी के अंदर या जम्मू के अंदर है, एक बड़ा सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको दोबारा बता रहे हैं वो ये है कि वादी कश्मीर के अंदर जहां कोविड-19 के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और 812 केसेस में सामने आए हो और उनमें 257 गैर रियासती हो, उनके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटियां वादी के अंदर मौजूद नहीं है। बड़ी खबर कि कोई भी क्वारंटाइन फैसिलिटी कोविड पेशेंट जो ट्रैवलर्स हैं, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, बैरून रियासत से जो आए हैं, उनके लिए कोई भी क्वारंटीन फैसिलिटी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से अभी तक नहीं रखी गई है। सिर्फ एक हुक्मनामा ये दे दिया गया कि सभी होटलों के अंदर 4 कमरे क्वारंटीन के लिए रखे जाएं और जो लोग पॉजिटिव या नेगेटिव एयरपोर्ट पर होते हैं उन्हें मुताला किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपने क्वारंटीन रहता है। बाद में वो रहता है या नहीं रहता है इसका कोई फिजिकल चेक नहीं है। टेलीफोन के जरिए से उसके साथ राब्ते में रहने की कोशिश की जा रही है। जब कोरोना तेजी के साथ फैल रहा हो और बाहर या अंदर जितने भी लोग हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इस बीच ये जो कदम उठाया जा रहा है कि क्वारंटीन फैसिलिटी और सरकारी निगरानी वहाँ पर ना हो, ये एक बड़ी चूक मानी जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर 812 नए केसेस तो आए, 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है और ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी लहर जो है इस साल की देखने को मिली है। और 812 में से 257 लोग विजिटर्स हैं और गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। तो इस वक्त क्वारंटीन फैसिलिटी सरकारी सतह पर नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि होटलों के अंदर मालिकान जो है वो कमरा रखें और वहाँ पर क्वारंटीन रखा जाए। एक तरफ है जहां जम्मू कश्मीर के अंदर क्वारंटीन फैसिलिटी उसका फुकदान है, वहीं पर दूसरी तरफ से सयाहत के शोबे को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन की बात की जा रही और 11 अप्रैल को जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि सयाहत के शोबे को बढ़ावा देने का मिशन है। सफारतकारों और आला सतही वफद का दौरा 11 अप्रैल से जम्मू कश्मीर आ रहा है। 100 से ज्यादा मेंबरान 4 रोजा दौरे पर होंगे और सयाहत की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अहमियत का इसे हामिल माना जाता है। एक तरफ से जहां पर आपके पास क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब है जो माना जाता है। 8 से 12 केसेस आए हैं और उसके साथ साथ ही ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से देखा सिक्किम के अंदर भी जो है छोटी मोटी सर्जियां उस पर अब पाबंदियां की जा रही और दूसरी तरफ से इस तरह का बड़ा फैसला सयाहत के हवाले से ये कहीं ना कहीं ये समझ से बाहर है। सफारतकारों और आला सतही लोगों का एक बड़ा वफ़द जो है वो 11 अप्रैल को वारदे वादी होगा। 100 से ज़्यादा मेंबरान 4 रोज़ा दौरे पर वादी आ रहे हैं और सयाहत के एतबार से माना जा रहा है कि ये एक अच्छा और मस्बत कदम हो सकता है। लेकिन ये सारे कदम उस वक्त उठाए जा रहे हैं जब सयाहत पर भी बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से दस्तक दी है पूरे मुल्क के अंदर, उसके बाद इस तरीके की फंक्शनें और इस तरीके के प्रोग्राम कितने मस्बत साबित होंगे कहना मुश्किल है। लेकिन सीधे श्रीनगर चलूंगा जहां से सनम एजाज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। सनम, सयाहों को वेलकम, खुशामदीद, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्वारंटीन के मामले पर जो फैसिलिटियां सरकार की होनी चाहिए, जिस निगरानी में उन्हें रखना चाहिए था, वो अभी तक भी नहीं है। और गुज़श्ता दिनों जिन सयाहों की मौत अस्पताल के अंदर हुई है वो भी हमारे सामने है, क्योंकि एयरपोर्ट आते आते वो नेगेटिव थे, उसके बाद अचानक जब टेस्टिंग हुई तो पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो निज़ाम अभी है कितना मस्बत और सॉलिड आपको नज़र आ रहा है या खामियां इसमें है? देखिए गौर, निजाम में पिछले साल हमने देखा था कि बहुत बवाल, जंजाल और बवाल जो कुछ भी कहें वो देखने को मिला था। और ये पिछले साल के झंझट में सरकार को चारू अनिश्चित भी होना पड़ा था। और क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्वारंटीन सेंटर्स में जिस तरह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, फिर लोगों को ठूंसा गया और फिर लोगों ने भी जो सरकार के वो मामला थे, सरकार को जिस तरह क्वारंटीन सेंटर्स की गाइडलाइंस अमल करना था वो नहीं हुआ था। तो इस वक्त सरकार जो है वो थोड़ा सा बहुत बैकफुट पे आई हुई है। इस वक्त राम भरोसे ही सबको रख रही है और श्रीनगर से लेकर या वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में जो क्वारंटीन सेंटर्स
होने चाहिए थी इन हालात में, क्योंकि अब लोकल्स को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद जो है वो गैर रियासतियों की आ रही है, जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं क्वारंटीन सेंटर्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ यही किया गया है कि वो होटल्स में उन्हें रखा जाएगा और विदाउट वो जो हम कहेंगे कि किसी प्रॉपर गाइडलाइंस या प्रॉपर सर्विलेंस के बगैर ही उनको रखने के अहकाम हैं। अभी तक होटल वालों से बात की गई है और उसमें सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे होटल वाले भी अभी इनको तैयार सरकार को नहीं है, क्योंकि सरकार का एक बड़ा पैसा जो पिछली बार होटल वालों को भरोसा दिया गया था कि आपको ये रकूमात दी जाएंगी, इसके मुआवजा दिया जाएगा, वो अदा नहीं किया गया। तो अब की बार होटल मालिकान भी कहीं न कहीं जो है कनाकनी कर रहे हैं, आनाकानी करते हुए होटलों से अलो भी नहीं करते हैं सरकार को। वो कहते हैं कि उनके होटल में, लेकिन फिर सरकार पावर है, वो होटल को ऑक्यूपाई भी कर सकती है। लेकिन चाहिए इस वक्त चाहिए था सरकार को गियर अप होके इस तरह की फैसिलिटीज, क्योंकि लोकल कश्मीरीज को इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ना पिछले साल भी रही थी, वो जबरदस्ती उनको ठोसा जा रहा था पिछले साल। अब की बार वो इस मामले में खुद भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो गैर रियासती हैं, जो कश्मीर के बाहर से या दूसरी स्टेट से यहाँ पे आके या दूसरे मुल्कों से यहाँ पे हैं, उनके लिए इस तरह के क्वारंटीन सेंटर्स के इक़दाम या उनको सर्विलेंस्ड क्वारंटीन सेंटर्स पे होना जरूर उनके लिए होना चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और बात कर रहे थे कि किस तरीके की फैसिलिटी जो है और खबरें दो हमने एक साथ आपको बताई। एक ही सफारतकारों का आला सती वक्त ज़राया के मुताबिक 11 तारीख को आ रहा है और 4 रोज़ा दौरे पर है। उसके साथ साथ जो सयाह हमारे हैं, अगर वो क्वारंटाइन है तो किस सिस्टम के अंदर है और निगरानी कहां पर हो रही है, एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने है। यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे 2 खबरें और फौरन से आपकी फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।